नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के रिवर सिस्टम की बात करेंगे, अर्थात भारत के नदी तंत्र की बात करेंगे। और उद्गम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदियाँ और दूसरा कौन है तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों का विशेषता क्या होता है तो इसमें वर्ष भर जल से भरा होता है, क्योंकि ग्लेशियर से जल प्राप्त करता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें वर्ष भर जल नहीं होता है, क्योंकि वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं। और हिमालयी नदियों में हम प्रमुख रूप से देखेंगे तो आप इंडस रिवर को देख सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। तीन नदी तंत्र इसमें प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखेंगे तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, उसके बाद महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सब जो नदियां हैं किस में आती हैं तो प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। आइए हम फिर से देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र को या हिमालयी अपवाह तंत्र को। तो हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा क्या है गंगा नदी तंत्र और तीसरा क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की चर्चा की जाती है, जिसमें सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और उसके बाद ब्यास, ये सब नदियां हैं। और अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात की जाती है, जिसमें गंगा नदी और उसके बाद रामगंगा हो गया, शारदा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी, महानंदा और उसका चंबल हो गया, और यहाँ पे टोंस हो गया, सोन हो गया। इन सब नदियों की हम चर्चा करते हैं। जबकि हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी जैसे दिबांग, लोहित, धनश्री हो गया, मानस हो गया, कपिली हो गया, तीस्ता हो गया, इन सब नदियों की हम चर्चा करते हैं। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र में हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो मानसरोवर झील है, वहाँ पे आप देखेंगे तो मानसरोवर झील में चेमा यंगडुंग ग्लेशियर जो है, जिसे हम वोखरचू ग्लेशियर कहते हैं, तिब्बत में है, वहाँ से क्या होता है तो सिंधु नदी तंत्र जो है उद्गमित होता है। और दो नदियाँ हैं आप देखेंगे, ऊपर की सिंधु नदी हो जाएगी और नीचे की क्या है सतलज नदी। तो कहाँ से होती है तो भारत के बाहर अर्थात चीन के तिब्बत वाले हिस्से से मानसरोवर झील से निकलती है। और जबकि चार नदियाँ इसकी जो हैं, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया और झेलम हो गया, ये कहाँ से निकलती हैं तो ये भारत वाले हिस्से से निकलती हैं, एक जम्मू कश्मीर से। और बाकी तीन जो नदियां हैं कहाँ निकलती हैं तो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो इस तरीके से हम उद्गम स्थल की बात कर लिए हैं। और ये दोनों नदियां ऊपर और नीचे की जो हैं वो भारत के बाहर से निकलती हैं, बाकी क्या हैं तो भारत के अंदर से निकलती हैं। उसके बाद हम जो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र जब निकलती है, यहाँ पे सिंधु नदी जब यहाँ पे निकलती है, उसके बाद देखेंगे तो डेमचोक नामक स्थान पे जो है लद्दाख में या लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करते समय सिंधु नदी जो है काराकोरम और लद्दाख जो पर्वतमाला है इनके बीच में क्या होता है तो बहता है। उसके बाद हम सिंधु की सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सिंधु की सहायक नदियों की चर्चा करें तो मुख्य रूप से देखेंगे तो झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है यह मुख्य रूप से जो सिंधु की सहायक नदी हैं। और बाकी अन्य नदियों की बात करते हैं तो श्योक हो गया, गिलगित हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे काबुल हो गया और गुमल हो गया। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो चिनाब, रावी और झेलम, ब्यास, सतलज, ये सब जो नदियां हैं ये क्या हैं तो इंडस की जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। और झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी देखेंगे तो कश्मीर घाटी में दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के तल में वेरीनाग जो है स्थान, वहाँ पे शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में। और चिनाब नदी की बात करें तो जास्कर पर्वतमाला में देखेंगे लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास जो है यह क्या होता है उद्गमित होता है हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में हिमालय की धौराधर जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। और रावी का उद्गम देखेंगे तो रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू में माना जाता है। और उसके बाद ब्यास नदी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से यह भी निकलती है। और सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी जहाँ से मानसरोवर झील से क्या निकलती है तो इंडस रिवर निकलती है, वहीं पे राक्षस ताल है, राक्षस झील जो है वहाँ से क्या निकलती है तो सतलज नदी निकलती है। और यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है तो शिवकिला दर्रा जो है वहाँ हिमाचल प्रदेश में यह क्या करती है प्रवेश करती है। और इन सहायक नदियों को याद करने का जो ट्रिक है उसकी हम बात करते हैं तो एक झोला भर चना है तो ये रवि क्या करता है इसे 20 रुपये में बेच देता है। एक झोला चना है, इसे क्या करेगा, रवि नाम का लड़का है, ये क्या करेगा इसको तो 20 रुपये में इसको क्या करेगा तो बेच देगा। तो झोला भर चना जो है रवि ने 20 रुपये में बेचा, तो झोला भर से क्या हो जाएगा तो झेलम हो जाएगा, चना से क्या हो जाएगा तो चिनाब हो जाएगा, रवि से क्या हो जाएगा तो रावी हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा तो ब्यास हो जाएगा, और स से क्या हो जाएगा तो सतलज नदी हो जाएगा। तो इस तरीके से झेलम, चिनाब,
रावी, ब्यास और सतलज नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और इनको याद करने का जो ट्रिक है, झोला भर चना रवि ने 20 रुपये में बेचा, यह ट्रिक है। उसके बाद हम जो हमारे ये सहायक नदियां हैं कहाँ से उद्गमित होती हैं और किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? तो झेलम नदी की बात कर लेते हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक है कि ये शेषनाग को झोले में भरकर कहाँ छोड़ना है? तो कश्मीर से इसको छोड़ना है पाकिस्तान में। तो शेषनाग को झोले में भरकर कश्मीर से पाकिस्तान छोड़ दो। तो शेषनाग से क्या हो जाएगा? शेषनाग झील वेरीनाग में स्थित है यह। झोले से क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगा। और उसके बाद कश्मीर से हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील। और पाकिस्तान छोड़ दो से तो क्या हो जाएगा? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर की क्या लगाती है? तो सीमा लगाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा चिनाब नदी है उसके बारे में। तो चना, ये चंदा नाम की एक लड़की है, ये क्या करती है? तो चना लेती है और चना लेके कहाँ भाग जाती है? तो हिमालय पे भाग जाती है, क्योंकि ताकि यहाँ कोई उसे पा ना पाए। तो चना लेकर चंदा भाग गई हिमालय पर। चना लेकर कौन भाग गई? चंदा। कहाँ भाग गई? तो हिमालय पर। तो चना से क्या हो जाएगा? चिनाब नदी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे चंदा से क्या हो जाएगा? चंद्रा नदी। और भागा नदी, भाग से क्या हो जाएगा? भागा नदी। तो चंद्र और भागा से मिल गया क्या है? तो चिनाब नदी चंद्रभागा नदी हो जाता है। और चंद्रभागा नदी ही जो होता है बाद में क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में जब जाता है तो चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। और चंदा कहाँ भाग गई थी? तो हिमालय पर भाग गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कौन स्थित है? तो चंद्रभागा का जो है यह कहाँ पे उद्गमित होता है? तो हिमाचल प्रदेश में। और यह जब बाद में जाता है जम्मू कश्मीर में तो चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं रावी नदी के बारे में। तो रवि नाम का लड़का था, ये क्या किया? तो कल हिमाचल प्रदेश गया था। रवि क्या किया? तो कल हिमाचल प्रदेश गया। तो रवि से क्या हो जाएगा? रावी नदी। उसके बाद कल से क्या हो जाएगा? कुल्लू घाटी। और हिमाचल प्रदेश से क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? कुल्लू नामक स्थान पे रावी नदी क्या होता है? उद्गमित होता है। अब ब्यास कुंड कहाँ पे है? तो ब्यास कुंड देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सतलज नदी की बात कर लेते हैं। तो ये 7 राक्षस हैं, 7 राक्षस आप गिन सकते हैं। ये सातों राक्षस क्या करेंगे? तो तिब्बत गए हैं, ये तिब्बत गए हैं। तो 7 राक्षस तिब्बत गए। तो 7 राक्षस, 7 से क्या हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा। और उसके बाद राक्षस से क्या हो जाएगा? राक्षस ताल या फिर क्या हो जाएगा? राक्षस झील हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसी में राक्षस ताल से क्या होते हैं? ये उद्गमित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु जल समझौता, जो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी से प्रश्न भी पूछा जाता है। यह कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और संधि पे देखेंगे तो 19 सितंबर 1960 को कराची में, पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वहाँ के तत्कालिक फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और विश्व बैंक के जो थे हेड, वो कौन थे? तो WB इलीफ, इनके हस्ताक्षर के द्वारा यह हुआ था। और यह संधि कब प्रभावी हुई? तो 1 अप्रैल 1960 को यह प्रभावी हुई थी। और संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो भारत को 3 पूर्वी नदी जो थी उन पर नियंत्रण प्राप्त हुआ था और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण मिला था। 3 पूर्वी नदी कौन कौन सी थी? तो रावी थी, ब्यास थी और सतलज थी। और जो पश्चिमी नदियाँ थी कौन थी? तो सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम। सिंधु, चिनाब, झेलम पे पाकिस्तान को अधिकार मिला और जबकि रावी, ब्यास, सतलज पे किसको मिला? तो भारत को अधिकार मिला। और इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली में क्या किया गया? तो 20% जो पानी था उसे भारत को तथा शेष 80% जो पानी था उसे पाकिस्तान को दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं तो सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान की हिस्सेदारी देखेंगे तो पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम जो देखेंगे, ये हो गया सिंधु नदी। उसके बाद चिनाब नदी हो गया और यहाँ झेलम नदी हो गया। तो ये तीनों नदियों पर नियंत्रण किसको मिला? तो पाकिस्तान को मिला था। और उसके बाद फिर रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। तो इन पे किसको नियंत्रण मिला? तो भारत को मिला था। और भारत के पास जो है इनके पानी का पूर्णतः इस्तेमाल करने का अधिकार है। और यहाँ पे जो सिंधु, चिनाब और झेलम है इनमें सीमित अधिकार है और इस हिसाब से सिंचाई, पावर प्लांट लगाने की अनुमति है, लेकिन बड़े डैम नहीं बना सकते भारत। और उसके बाद संधि के अनुसार आप देखेंगे तो भारत पश्चिमी नदियों के जल पर घरेलू उपयोग, गैर उपभोग्य और आवश्यकताओं जैसे भंडारण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकता है, ये जो पश्चिमी नदियाँ हैं इन पे। तो इस तरीके से जो हमने सिंधु जल है, सिंधु नदी, उसकी चर्चा कर ली है। आगे जो है हम गंगा नदी तंत्र की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्रा नदी की तंत्र की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर द फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।